हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग शेष बचे भाग को देखेंगे। इससे पहले जो पिछले क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था भारत का भौतिक स्वरूप में भारत का जो मुख्य भू आकृति था, जो उसका विभाजन किया गया था, वह मुख्यतः 5 से 6 प्रकार से किया गया था। उसमें से हम लोगों ने क्या देखा था, जो भौतिक आधार पर और धरातल के स्वरूप के आधार पर जो भारत का विभाजन किया गया था उसमें मुख्यतः कौन कौन था। पहला था हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा था प्रायद्वीपीय पठार और तीसरा था उत्तरी भारत का विशाल मैदान और उसके बाद था चौथा भारत का तटीय मैदान, पांचवा था भारतीय मरुस्थल और छठा था द्वीप समूह। जिसमें से हम लोगों ने क्या देखा था, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बारे में हम लोगों ने देखा, यानी हिमालय भाग को देखा था। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, जिसमें हम लोग देखे थे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, निम्न या लघु हिमालय, बाह्य हिमालय, जिसे हम लोग शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार चीज़ों को थोड़ा फास्ट रिकॉल कर लेते हैं। जिसमें हम लोगों ने ट्रांस हिमालय में क्या देखा था, मुख्यतः ट्रांस हिमालय में जो था वह सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के ये सभी पूर्ववर्ती और सांगपो नदी, ये सभी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म दे रहा था। और उसी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में निम्नलिखित श्रेणियां था। कौन कौन था, काकाकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। जिस काकाकोरम श्रेणी में हम लोगों ने देखा था पाक अधिकृत कश्मीर में पीओके में केटू था, जो भारत का सबसे ऊंचे चोटी के रूप में जाना जाता है, जिसकी लंबाई 8611 किलोमीटर था। उसके बाद उस काकाकोरम श्रेणी के नीचे लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद ट्रांस हिमालय के नीचे हम लोगों ने देखा था निम्न हिमालय, निम्न नहीं, बृहद हिमालय या महान हिमालय। तो उस महान हिमालय के अंतर्गत में हम लोगों ने क्या देखा, इस महान हिमालय के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रमुख सर्वोच्च श्रेष्ठ की जो चोटियां हैं उसे देखा, जिसमें माउंट एवरेस्ट जो सबसे सर्वोच्च चोटी है, माउंट एवरेस्ट इसी किसमें, महान हिमालय के अंतर्गत में आता है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। उसके बाद कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर, वह भी भारत में ही आता है। उसके बाद नंगा पर्वत, मैकाले पर्वत, ये सभी हम लोगों ने किसमें देखा था, महान हिमालय के अंतर्गत में। उसके नीचे में हम लोगों ने निम्न हिमालय या लघु हिमालय को देखा था। निम्न हिमालय लघु हिमालय में कौन था, यह मुख्यतः निम्न हिमालय के अंतर्गत में हम लोगों ने क्या देखा था, यह महान हिमालय के अंतर्गत ही पश्चिम से पूरब तक इसका समानांतर था। इसमें मुख्यतः पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी आ रहा था। इस पीर पंजाल के मुख्यतः 2 श्रेणी, बुर्जिल और बनिहाल, ये इसमें देखने को मिला था। इसमें शीत ऋतु में 3 से 4 महीना काफ़ी बर्फ पड़ता है। उसके बाद जो ग्रीष्म ऋतु रहता है उसमें क्या होता है, मौसम काफ़ी सुहावना और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसमें से हम लोगों ने क्या देखा, कश्मीर की घाटी और कुल्लू की घाटी इसी में आता है। उसके बाद हम लोग उस निम्न हिमालय के नीचे एक था क्या, बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह जो शिवालिक हिमालय है इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। यह भी किसके समानांतर है, यह भी महान हिमालय के समानांतर ही है, यानी जो निम्न या लघु हिमालय उसी के समानांतर पश्चिम से पूरब इसका विस्तार है। जो पाया जाता है झाड़ियाँ, शंकुधारी वन, ये सभी पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि उपजाऊ भूमि होने के कारण इसके निकट बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय के निवासियों का सघन वास होता है। इसमें हम लोगों ने देखा। इसके पश्चिम में इसे दून के नाम से, पूर्वी भाग में द्वार के, जिसमें देहरादून, पाटली दून, उसके बाद द्वार में हरिद्वार, इन सभी के नामों से जाना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय क्या था, थोड़ा सा याद करेंगे। कश्मीर हिमालय पहला था, कश्मीर हिमालय, इसके 4 भागों में हम लोग देखा था। कश्मीर हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। कुमायूं हिमालय में, जिसमें हम इससे पहले के क्लास में शायद बोल दिए थे कि 560 मीटर, 560 मीटर नहीं, इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर है और चौड़ाई क्या बोले थे, 240 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। तो थोड़ा सा अगर मान लेते फ्लो में मिस्टेक हो गया तो थोड़ा सा अपना आप बेसिक नॉलेज का परिचय देंगे और उसे ध्यान में रखेंगे। और क्या था, एक चीज और था, जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो जिसमें हम लोगों ने देखा था, जब अरावली श्रेणी को पढ़ रहे थे तो अरावली श्रेणी का सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी नहीं होगा, यह होगा गुरु शिखर। गुरु शिखर, तो इसे सुधार लेंगे आप लोग। अरावली श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है और धूपगढ़ी जो है वह किसका है, यह धूपगढ़ी है सतपुरा श्रेणी का।
धूपगढ़। तो ध्यान में देंगे यह धूपगढ़ पंचमढ़ी पहाड़ियों में स्थित है। और इसी सतपुड़ा श्रेणी में हम लोगों ने देखा था कि इसके पश्चिमी, जब पश्चिम से पूरब की ओर जाते थे तो पश्चिमी भाग में क्या था, राजमहल की पहाड़ियां, मध्य भाग में महादेव की पहाड़ियां और पूर्वी भाग में मैकाले की पहाड़ियां। उसी मैकाले पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक था और उसी में से धूपगढ़ी सतपुड़ा श्रेणी का उच्च चोटी है जो पंचमढ़ी पहाड़ी में स्थित है। तो ध्यान में रखेंगे अरावली का गुरु शिखर, धूपगढ़ी का, सतपुड़ा का धूपगढ़ी और पूर्वी पठार का किसका था, पूर्वी पठार का विशाखापट्टनम सर्वोच्च था। और पश्चिमी घाट जिसे सहाद्रिक पश्चिमी घाट को कर्नाटक, गोवा और मद्रास में जानते थे। कर्नाटक, गोवा और ये महाराष्ट्र में इसे हम पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से जानते थे। इस सहाद्री का सर्वोच्च चोटी महाबलेश्वर था, जहां से हम लोग देखे थे कि कौन सा, कृष्णा नदी निकलती थी। उसके बाद दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या कौन था, वह अनाईमुड़ी था जो अन्नामलाई पहाड़ पर स्थित है। और दूसरा दोदा बेटा था। तो ध्यान में रखेंगे इन सभी चीजों को, आशा करते हैं मिस्टेक नहीं होगा। तो उसके बाद आगे अब हम लोग देखते हैं कि कुछ दर्रों का अध्ययन करते हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो देखा जाए पहला है जो काकाकोरम दर्रा। काकाकोरम दर्रा की बात की जाए तो यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काकाकोरम दर्रा। यह काकाकोरम श्रेणी में स्थित है। तो सबसे ऊंचा दर्रा काकाकोरम श्रेणी। तो ध्यान में रखेंगे यह कहाँ, यही है काकाकोरम श्रेणी जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। फिर काकाकोरम के बाद जोजिला दर्रा। यह जोजिला दर्रा कहाँ है, यह जोजिला दर्रा ये है। तो ध्यान में रखेंगे यह भी काकाकोरम की श्रेणी में ही है। यह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। उसके बाद बुर्जिल दर्रा हम लोग पढ़े थे, देखिए चीजों को कनेक्ट करिए, हम लोग पढ़े थे किसमें, जब निम्न हिमालय में आए थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि पीर पंजाल और धौलाधर, जिसमें पीर पंजाल के प्रमुख दो दर्रे थे। कौन कौन देखा था हम लोगों ने, बनिहाल और बुर्जिल। तो उसी में से है एक क्या है, बुर्जिल दर्रा। यह बुर्जिल दर्रा है जो लद्दाख के देवसाई मैदान को जोड़ता है। तो ध्यान में रखेंगे यह जम्मू एंड कश्मीर में है और यह भी जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख, ये टोटल जो इतना दिखा रहे हैं, काकाकोरम भी जम्मू कश्मीर में, उसके बाद जोजिला दर्रा वह भी जम्मू कश्मीर में। उसके बाद बात की जाए पीर पंजाल का बनिहाल, यह भी जम्मू कश्मीर में। यह क्या करता है, लद्दाख को देवसाई की पहाड़ियों से जोड़ता। फिर पीर पंजाल, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। या आप बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम में कौन है, पीर पंजाल है। कश्मीर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में यह पीर पंजाल भी क्या करता था, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता था। लेकिन यह क्या हो गया, उपमहाद्वीप के बंटवारा हो जाने के कारण इसको बंद कर दिया गया। फिर उसी में है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा देखेंगे, यह है बनिहाल दर्रा। यह बनिहाल दर्रा क्या करता है, यह भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो ध्यान में रखेंगे पहला क्या देखा, काकाकोरम दर्रा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। फिर जोजिला दर्रा है, काकाकोरम दर्रा, यह ऊंचा दर्रा काकाकोरम श्रेणी में स्थित है। और जोजिला दर्रा क्या है, यह कारगिल को, सॉरी श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा क्या करता है, श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ने का काम करता है। और बनिहाल दर्रा हम लोग में, बुर्जिल दर्रा क्या देखें, यह बुर्जिल दर्रा क्या है, लद्दाख के देवसाई मैदान में। पीर पंजाल दर्रा यह भी क्या करता था, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता था, लेकिन उपमहाद्वीप के बंटवारा के कारण उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद इसी में है बनिहाल दर्रा जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बनिहाल के बाद सिपिला दर्रा। देखिए सिपिला हिमाचल प्रदेश में। सिपिला दर्रा की बात हम लोग किए थे जब भारत की नदियां पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब सतलज नदी भारत में प्रवेश करने से पहले वह 440 किलोमीटर यानी 400 किलोमीटर सिंधु नदी के समानांतर जाती है। और जैसे ही सिंधु नदी के समानांतर जाने के बाद भारत में प्रवेश करती है तो वही भारत में सिपिला की दर्रा से भारत में प्रवेश करते हैं और वहीं पे स्पीति नदी भी उससे मिलती है। ध्यान में रखेंगे तो चीजों को कनेक्ट करिए, याद रहेगा। तो वही है सिपिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है और वहीं से क्या होता था, सतलज नदी भारत में प्रवेश करता था। तो सिपिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को कहां से जोड़ता, यही है सिपिला दर्रा। सिपिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रोहतांग दर्रा, यह मनाली को लेह से जोड़ता है। यह रोहतांग दर्रा के बारे में चीजों को कनेक्ट करिए। कहाँ चर्चा हुई थी, इस रोहतांग दर्रा की चर्चा हुई थी जब सिंधु नदी की सहायक नदी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था व्यास और रावी नदी। व्यास नदी रोहतांग दर्रा के व्यास कुंड से निकल रहा था और जो रावी नदी था उस रोहतांग दर्रा के पश्चिमी भाग से उसका
उद्गम हो रहा था। तो चीज़ों को कनेक्ट करके रखिए, आपको याद करने में ज़्यादा कठिनाई होगी। तो रोहतांग दर्रा यह भी मनाली को लेह से जोड़ता है। उसके बाद बाड़ा लच्चा दर्रा यह मनाली को लेह से, ये बाड़ा लच्चा दर्रा यही है, देखिए ये हुआ बाड़ा लच्चा दर्रा, तो यह भी मनाली को लेह से जोड़ता है। तो ध्यान में रखेंगे रोहतांग और बाड़ा लच्चा दोनों मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। अंतर यही है कि बाड़ा लच्चा यहाँ पे है और रोहतांग आपको चर्चा किए थे जब हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहा था, तो उस समय जो ब्यास नदी और रावी नदी उसी से निकलती थी उद्गम स्थल। उसके बाद है बाड़ा लच्चा नथुला दर्रा। नथुला दर्रा भारत चीन युद्ध, ये जो नथुला दर्रा है ये कहाँ है, सिक्किम में है। तो ध्यान में रखिएगा, सिक्किम को यह लहासा से जोड़ने का काम करता कौन, नथुला दर्रा। नथुला दर्रा जोड़ने का नहीं, नथुला दर्रा मुख्य रूप से भारत चीन का जब युद्ध हुआ था, सामरिक रूप से उसका महत्व 1962 ईस्वी में देखने को मिला था। जब यह युद्ध हुआ था इसमें इसका काफ़ी महत्व था, भारत चीन 1962 ईस्वी में। अब आप चीज़ों को याद करिए, अगर 1962 का याद आ रहा होगा तब इसी युद्ध के कारण भारत चीन का युद्ध, भारत पाकिस्तान का 1965 में, यही दो युद्ध क्या करता है, उस पंचवर्षीय योजना को बाधा देता है, जो उसमें विकास दर 5 पॉइंट समथिंग रखा जाता है, मात्र 2.5 प्राप्त होता है। इसी के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश लिया जाता है। प्रथम 51 से 56 और दूसरा 56 से 61 और तीसरा 61 से 66, उसके बाद अवकाश लिया जाता है। यही सब युद्ध के कारण प्राप्त नहीं हो पाता है जो वार्षिक वृद्धि दर रखा गया था, विकास दर। तो याद, आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। उसके बाद है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। ये देखिए जेलेपला दर्रा हो, ये भी सिक्किम में, यह सिक्किम को लहासा जो तिब्बत की राजधानी है उसको यह जोड़ता है। उसके बाद बोमडिला दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश को लहासा, यह बोमडिला दर्रा ये हो गया आपका, देखिए यह बोमडिला दर्रा हो गया। यह क्या करता है, यह भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का, यानी लहासा की राजधानी वही तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद पालघाट अलीपुर। अब देखिए पालघाट की चर्चा पालघाट क्या बोले थे, जब हम लोग, यानी ये हो गया पूर्वी मैदान और ये हो गया पश्चिमी मैदान। जब हम लोग पश्चिमी मैदान पढ़े थे तो हम लोग चीज़ों को पढ़े थे कि पश्चिमी मैदान में जब उत्तर से दक्षिण क्रम से मुख्यतः 4 प्रमुख दर्रे, कौन कौन, भोरघाट, थालघाट, पालघाट, एक और सेनाकोंटा करके था। तो वही है भोरघाट। देखिए यह जो भोरघाट, ये भोरघाट और पालघाट, ये जो दोनों है यही है, ये यहीं पर है, भोरघाट और पालघाट। भोरघाट जो मुख्यतः जो दर्रा है, यह महाराष्ट्र, मुंबई और जो दिल्ली का जो रास्ता है, जो सड़क मार्ग जाता है, रेल मार्ग, उसी के बीच से होकर जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, यह कर्नाटक और शायद बंगलुरु के बीच में है भोरघाट। और उसके बाद हम लोग हैं पालघाट। पालघाट मुख्यतः यहाँ पर केरल में है, जो केरल के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है पालघाट। तो ध्यान में रखेंगे, पालघाट केरल में, भोरघाट थालघाट, जिसकी चर्चा हम लोग पश्चिमी घाट इसके पिछले क्लास में किए थे। उसके बाद लिपुलेखा दर्रा। लिपुलेखा दर्रा कहाँ है, यह लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड और कैलाश मानसरोवर में है। तो ध्यान में रखेंगे, यानी कैलाश मानसरोवर की अगर आपको यात्रा करना है तो आपको इस दर्रा से होकर लिपुलेखा दर्रा से गुजरना ही पड़ेगा। तो आशा करते हैं लिपुलेखा दर्रा भी याद हो गया होगा। तो एक बार चीज़ों को रिकॉल कर लीजिए। पहला काकाकोरम दर्रा, यह कहाँ है, यह जम्मू कश्मीर में है, यह काकाकोरम श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा, यह कहाँ है, यह भी जम्मू कश्मीर में, यह श्रीनगर को, जम्मू और श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ने का काम करता है। बुर्जिल दर्रा या पीर पंजाल श्रेणी के में उसी में स्थित है। यह लद्दाख को देवसाई पहाड़ में से, पीर पंजाल श्रेणी यह भी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के बोला जाए तो सबसे नीचे भाग दक्षिण और इधर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में है जम्मू कश्मीर के। यह क्या करता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारा होने के कारण उसके बाद यह बंद हो गया। बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, यह भी जम्मू। सिपला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ने का क्या करता है, सिपला लिखा, यह हिमाचल प्रदेश में है। इसकी चर्चा अभी हम लोग किए थे। कनेक्ट कहाँ से करना, सिंधु सतलज नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने से पहले वह जब 400 किलोमीटर सिंधु नदी के समानांतर के बाद जब भारत में प्रवेश करती है, यही दर्रा से वो मुड़ती है भारत में, यहीं से, और यही स्पीति नदी भी आके मिलती है। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा से हम लोग देखे थे रावी और ब्यास का उद्गम स्थल है। ब्यास कुंड इसी रोहतांग श्रेणी से निकलता, उसी श्रेणी में यह रोहतांग। तो चीज़ों को कनेक्ट करके याद रखें। बाड़ा लच्चा दर्रा यह भी जम्मू कश्मीर में, मनाली को लेह से। नथुला दर्रा जिसका हम लोग अभी देखें, भारत चीन युद्ध में इसका काफ़ी योगदान था, काफ़ी चर्चित था। जेलेपला दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है, जो हम लोग देखें जेलेपला दर्रा। उसके बाद यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित था, कौन, बोमडिला दर्रा। पालघाट भी देख लिए, पालघाट केरल के मध्य भाग में दक्षिण में है। भोरघाट और थालघाट।
तो इस तरह से हम लोगों ने दर्रा के बारे में देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र। तो भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र की बात की जाए तो भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र ये भाग है राजस्थान का पश्चिमी भाग। तो इस राजस्थान के भाग को, पश्चिमी भाग को थार मरुस्थल या भारत का मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। यह लगभग कितना है, भारत का मरुस्थलीय लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में यह पूरा फैला हुआ है। कौन, भारतीय मरुस्थल। यह बात की जाए अरावली के मुख्यतः पश्चिम और दक्षिण भागों में फैला हुआ है। जो अरावली पर्वत श्रेणियां हैं उसके दक्षिण भाग में और पश्चिम भाग में, इसी क्षेत्र में वह फैला हुआ है। और इसी जो दक्षिण पश्चिम भाग में जो राजस्थानी ये जो मरुस्थल है, भारत का मरुस्थल, इसमें वर्षा की बात की जाए तो वह 15 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। और इसी राजस्थान जो थार मरुस्थल, राजस्थान का मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसमें से बात की जाए लूनी नदी यही अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और यही मैदानी भाग में कचका रण में जाकर समाप्त हो जाती है। तो यही एकमात्र लूनी नदी है जो यहाँ पर 495 किलोमीटर क्या होती, बहती है। और बारहमासी नदी ने है, ऑलरेडी ये बरसाती नदी है, तो ध्यान में रखेंगे। और अरावली से माही और कौन कौन हो रहा था, लूनी नदी। तो ये हम लोग देखें, इसका बात की जाए, इसके चौहद्दी की बात की जाए तो देख लीजिए यही है चौहद्दी। इसके अरावली पर्वत के दक्षिण में, पश्चिम में राजस्थान है। उसके बाद ऊपर बात किया पंजाब हरियाणा, नीचे गुजरात, कचका रण। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय मरुस्थल को। एक झलक हम लोगों ने देख लिया, उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसमें देखा कि जो बारिश 15 सेंटीमीटर से कम होता है, इस भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम देते हैं। इसका जो पूरा कवर क्षेत्रफल है लगभग कितना, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में। इसकी चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर है और यह 300 किलोमीटर लगभग 600 किलोमीटर तक में लंबा है। इसकी जो चौड़ाई है वह लगभग 600 किलोमीटर तक कवर करता है। तो इस तरह का यह भारतीय मरुस्थल है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, उत्तर भारत का मैदान। अब हम लोग उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान मुख्यतः गंगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यही इसी को नाम से जानते हैं। तो हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से भी जानते हैं। यही जो पट्टी है, ये जो आप देख रहे हैं पट्टी, यही पट्टी क्या है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान के रूप में जाना जाता है। यही उत्तर भारत का मैदान इन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ मिट्टी से जो मैदान का निर्माण हुआ है, वह क्या हुआ, उत्तर भारत का विशाल मैदान के रूप में जाना जाता है। इसमें मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी है, यह नदियों के द्वारा बहाकर निक्षेपण के आधार पर यहाँ पर आकर क्या हुआ, विस्तृत है और यह उपजाऊ भी है। तो हम लोग देखेंगे इस उत्तर भारत के मैदान को या सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान को 3 भागों में बांटा गया। पहला पंजाब का मैदान और बीच वाला गंगा का मैदान और तीसरा असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो जो पहला भाग में इसको बांटा गया है, उत्तर भारत का विशाल मैदान को जो पश्चिमी भाग में बांटा गया है, जिसे हम लोग क्या कर रहे थे, पंजाब का मैदान, उसमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली यह क्षेत्र आता है। यह लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर कवर करता है। तो ध्यान में रखेंगे, जो क्या है, उत्तर भारत के मैदान को 3 भागों में, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब के मैदान लगभग हुआ कितना क्षेत्रफल कवर करता है, वह कवर करता है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, यह इतना कवर करता है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आता है। उसके बाद यह जो बात की जाए, दूसरा है जो गंगा का क्षेत्र है, वह जो आता है गंगा का क्षेत्र, वह यमुना नदी से लेकर घाघरा और तीस्ता के बीच के जो भाग है वहां तक वह गंगा का मैदान कहलाता है। तो यह गंगा का मैदान लगभग 1400 किलोमीटर में विस्तृत है, फैला हुआ है। तो ध्यान में देंगे, जो गंगा का मैदान है, जो मध्य भाग है उसको गंगा का मैदान के रूप में, यमुना से यहाँ से लेकर या घाघरा और तीस्ता नदी के बीच का भाग को हम लोग मध्य भाग या गंगा का मैदान कहते हैं। उसके बाद शेष भाग तीस्ता नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश, यानी जहाँ पर वो मुड़ता है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, वह यानी मुख्यतः असम में लगभग यह 700 या 770 किलोमीटर तक विस्तृत है। किधर, ब्रह्मपुत्र भाग, जिसको मतलब ये पहला हम लोग क्या देखें, पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, दूसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है मुख्यतः असम में, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है। अब इसका बात की जाए तो इसका मुख्यतः क्या है, यह पूरब और
उत्तर से ढाल इसका दक्षिण और पश्चिम की ओर है। अगर यह पश्चिमी मैदान की बात की जाए तो पश्चिमी मैदान क्या है, यह जो पंजाब का मैदान के नाम से जाना जाता है, इसका विस्तार किधर से किधर होगा, इसका होगा पूरब से लेकर पश्चिम से, इसका हाँ सॉरी पूरा पश्चिम नहीं, इधर से हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से हो जाएगा दक्षिण और पूरब की ओर। तो इस प्रकार से इसका ढाल है। तो इस तरह से हम लोगों ने गंगा के विशाल मैदान को देख लिया। वह लगभग कितना जो ही ब्रह्मपुत्र नदी है, यह मुख्यतः कहाँ से, असम के बीचों बीच से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है और यह असम का अधिकांश भाग को कवर करता है और इसी के बीच से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। लगभग 717 किलोमीटर तक यहाँ है, बाकी 1400 यहाँ, बाकी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इधर कवर करता है। ये हम लोग देखें भारत गंगा का जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जिसे हम लोग क्या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे तटीय मैदान। इससे पहले के क्लास में हम लोग देखे थे घाट देखे थे, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। अब हम लोग तटीय मैदान देखेंगे। तो बात की जाए भारत का जो तटीय मैदान है वह 6100 किलोमीटर है। कितना है ध्यान में रखेंगे, भारत का तटीय मैदान हुआ 6100 किलोमीटर है। 6100 यानी 6100 किलोमीटर, यही है भारत का तटीय मैदान की लंबाई। इसमें से बात की जाए, पहले हम लोग देखेंगे जो तटीय मैदान है यह क्या है, संकीर्ण है, दोनों ओर संकीर्ण है और क्या है, सागरों से टच है। यही तटीय मैदान कहलाता है, जो संकीर्ण भागों से बना हुआ है। इस तटीय मैदान में हम लोग देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। अब हम लोग देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का क्या है, पूर्वी तटीय भाग और पूर्वी नहीं, पश्चिमी तटीय भाग और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थान है वही कहलाता है क्या, पश्चिमी तटीय मैदान। तो क्या बोले, पश्चिमी घाट, जिसे हम लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। यही पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट जहां पे मिलती है, यही पट्टी क्या कहलाता है, पश्चिमी तटीय मैदान। यह अरब सागर से मिलते हुए क्या करती है, पश्चिमी तटीय भाग क्या करती है, पश्चिमी तटीय मैदान से मिलती है। तो हम लोग इसके पहले देखे थे कि यह जो क्षेत्र क्या था, यहाँ से था यह पश्चिमी घाट के रूप में जाना जा रहा था और इधर यहाँ से क्या था, यह पूर्वी घाट के रूप में जाना रहा था, जिसका मिलन स्थल कहाँ था, केरल और तमिलनाडु पर। यही था, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर हो रहा था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जो एक दूसरे को कौन सा बिंदु पर मिल रहा था, ये नीलगिरी की पहाड़ियों के पास में मिल रहा था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु का मिलन बिंदु यानी केरल के मिलन बिंदु पर स्थित है। तो आज हम लोग इसमें देखें, हम लोग क्या देखें कि पश्चिमी तटीय मैदान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है यह है गुजरात का मैदान, जो कच्छ का रण में है, गुजरात का मैदान। और दूसरा जो भाग है, यह भाग है कोकन का तट मुख्यतः जो है दमन से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, कोकन तट कहते हैं। और दमन से लेकर कर्नाटक तक के स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, कर्नाटक तट या कन्नड़ तट। तो ध्यान में रखेंगे, दमन से लेकर कहां तक, तमिलनाडु, ये कर्नाटक तक के क्षेत्र को कर्नाटक तट, और कर्नाटक तक मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार तट। तो हम लोगों ने देखा पश्चिमी घाट को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग गुजरात का मैदान कहलाता है और दूसरा कोकन का तट। यह कोकन का तट का जो विस्तार है लगभग कितना है, यह जो है 530 किलोमीटर लंबा है। फिर कर्नाटक तट की बात की जाती है, 525 किलोमीटर लंबाई है। और यह मालाबार तट, इस मालाबार तट की बात की जाती है, 550 किलोमीटर लंबा है। तो इस तरह से हम लोगों ने पश्चिमी तटीय मैदान का बारे में हम लोग जाना। इसी पश्चिमी तटीय मैदान में एक क्या है, वेम्बनाड झील है। और इस वेम्बनाड झील जो क्या है, कोच्चि बंदरगाह पर स्थित है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे पश्चिमी घाट के बाद अब हम लोग देखते हैं क्या, पूर्वी घाट। अगर पूर्वी घाट की बात की जाए तो पूर्वी घाट क्या है, पश्चिमी घाट की तुलना में काफ़ी चौड़ा है। जो पश्चिमी घाट है काफ़ी कटा छटा और काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन जो पूर्वी घाट है वह थोड़ा चौड़ा है। तो पूर्वी घाट क्या है, पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान क्या हो गया, यह जो पूर्वी तटीय हो गया, यह पूर्वी घाट और पूर्वी तटीय
का जो मिलन बिंदु है वही कहलाता है पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी घाट तो यहाँ तक हो गया था, यानी इसके बगल से, और जो पूर्वी तटीय हो गया जो बंगाल की खाड़ी होते हुए पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट से मिलती है, वह क्या कहलाता है? पूर्वी घाट कहलाता है। इसकी बात की जाए तो यह कहाँ से, यह स्वर्ण रेखा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सीमा से स्वर्ण रेखा से लेकर कन्याकुमारी तक के, यहाँ कन्याकुमारी हो गया, तो कन्याकुमारी तक के भाग को क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। तो स्वर्ण रेखा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय भाग स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के तटीय मैदान को हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानता है। और पश्चिमी तटीय की बात की जाए, गुजरात में ताप्ती नदी से लेकर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक के पूर्वी तटीय मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। और पश्चिम में हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद इस पश्चिमी तटीय में हम लोगों ने देखा था कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ आ रही थी, जैसे उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला पालकोंडा, ये सभी महत्वपूर्ण श्रेणियाँ इसमें आ रही थी। अब बात की जाए जो पूर्वी श्रेणियाँ, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सरकार? उत्तरी सरकार। पहला पट्टी है उत्तरी सरकार, ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद बीच वाला भाग को क्या कहा गया है? बीच वाला भाग को गोलकुंडा तट, मध्य भाग को गोलकुंडा तट, और उत्तरी सरकार हो गया पहला भाग, बीच वाला को क्या हो गया? गोलकुंडा तट, और नीचे वाला भाग का हो गया कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। थोड़ा सा चीज़ों को मिटा देते हैं। कोरोमंडल तट। तो इस तरह से पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में, उत्तरी सबसे ऊपरी उत्तरी जो मैदान है उसको उत्तरी सरकार, मध्य भाग को गोलकुंडा तट, और सबसे दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देख लिया? पूर्वी पट्टी देख लिया, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। उसके बाद अब हम लोग शेष बचे क्या करते? द्वीपों के बारे में देख लेते हैं। और पूर्वी तटीय मैदान की बात की जाए तो इसी तटीय में चिल्का झील तथा चिल्का झील जो उड़ीसा में है, जो लैगून झील का उदाहरण है, और एक क्या है? आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। ये दोनों झील हैं। कौन कौन झील? चिल्का झील और पुलिकट झील, जो लैगून झील का उदाहरण है। जो लैगून झील, जो पहला चिल्का झील है वह उड़ीसा में स्थित है, और पुलिकट झील वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम लोग अब द्वीपों के बारे में देखते हैं कि भारत में कितने द्वीप हैं। अगर द्वीप की बात की जाए तो द्वीपों का विभाजन भारत में 2 तरीके से किया गया है। एक बंगाल की खाड़ी में द्वीप, और दूसरा अरब सागर की। बंगाल के खाड़ी में द्वीपों की संख्या की बात की जाए तो वह अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। तो इस अंडमान निकोबार बात की जाए तो यह अंडमान और निकोबार मुख्यतः 10 डिग्री चैनल के द्वारा क्या होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होता है। इसी को हम लोग लघु अंडमान और कार निकोबार के नाम से जानते हैं, जो अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। तो ध्यान में रखेंगे, लघु अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। उसके बाद बात की जाए इस द्वीप में, जो एक द्वीप है कहाँ पर? ये महानदी यानी हुगली नदी के मुहाने पर गंगा नदी द्वीप पर न्यू मूर द्वीप है। यह न्यू मूर द्वीप कहाँ पे है? यह यहाँ पे है। यह जो न्यू मूर द्वीप है यह नया, वर्तमान में नया द्वीप है। जो क्वेश्चन पूछ देता है, यह मुख्यतः बंगाल के खाड़ी में विस्तृत है। न्यू मूर द्वीप जो कहाँ है? गंगा के मुहाने पर स्थित है न्यू मूर द्वीप। इसका अधिकांश क्षेत्र बंगाल के बांग्लादेश में है। उसके बाद बात की जाए उड़ीसा में एक द्वीप है व्हीलर द्वीप। क्या है? उड़ीसा में व्हीलर द्वीप, जिसे वह वह चर्चित रहता है खासकर मिसाइल प्रशिक्षण के लिए। वहाँ पर मिसाइल प्रशिक्षण इसी व्हीलर द्वीप पर किया जाता है, जिसको हम लोग अभी नया नाम इस व्हीलर द्वीप का है, क्या है? अबुल कलाम द्वीप। तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछ दिया जाता है कि अबुल कलाम द्वीप कहाँ है, तो वही पहले व्हीलर द्वीप था, जो अभी अबुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भारत श्रीलंका ये हो गया। यहाँ देखिए, भारत श्रीलंका के बीच क्या है? एडम्स ब्रिज है। इसी एडम्स ब्रिज का भाग है पंबन द्वीप। तो इस भारत श्रीलंका के बीच पंबन द्वीप है, जो एडम्स ब्रिज का ही भाग है। ये दोनों को एडम्स ब्रिज अलग करता है, जिसे हम लोग राम सेतु के नाम से भी, राम सेतु पुल के नाम से भी जानते हैं। तो पंबन ब्रिज यही हो गया। उसके बाद अंडमान निकोबार को हम लोग देख लिए। इस अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन है? सैडल पीक है।
ये भी ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछ दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि इसी अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से 175 किलोमीटर दूर, 135 किलोमीटर दूर एक बैरन द्वीप है, जो क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, यह बैरन द्वीप है। और यह बैरन द्वीप सिर्फ भारत का नहीं, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। उसके बाद अरब सागर में बात की जाए तो अरब सागर में है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह जो अरब सागर का जो द्वीप है मुख्यतः यह प्रवाल भित्तियों के द्वारा बना हुआ है। तो प्रश्न पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। तो मुख्यतः जो भी ये इधर बना हुआ है लक्षद्वीप, वह प्रवाल भित्तियों से निर्मित है, तो ध्यान में रखेंगे। और अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय है उस दोनों को कौन अलग करता है, यह 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। तो ध्यान में रखेंगे, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर उसी के नीचे क्या है, एक अमीन द्वीप है और कन्नौर द्वीप है, यह मुख्यतः उसको 11 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन कौन द्वीप, एक अमीन द्वीप और कन्नार द्वीप। तो ध्यान में रखेंगे किसके नीचे है, यह मिनिकॉय के नीचे द्वीप है, कन्नार द्वीप, अमीन द्वीप और कन्नार द्वीप। यह 11 डिग्री चैनल के द्वारा अमीन और कन्नार द्वीप एक दूसरे को अलग करता है। उसके बाद बात की जाए, आपको एक बात और बता दें कि जो मुंबई स्थित है यह साल्टेर द्वीप, एक साल्टेर द्वीप है जो मुंबई बंदरगाह स्थित है, साल्टेर द्वीप पर स्थित है। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग जो भारत का स्वरूप था, आर्थिक स्वरूप, भू आकृति, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। आशा करते हैं इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा वो आपको बन जाएगा। तो देखा जाए, हमने आपको उस सुगम रास्ते को चुना है जहां से आपको आसानी वे में याद हो जाए, तो चित्रों के द्वारा, जिससे आपका माइंड में ध्यान में रहेगा। चित्र ऐसा चीज़ होता है इसलिए मैप के सहारे हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आप एक बार मैप देखेंगे, बिल्कुल आपको रीमेमोराइज हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा भारत का उत्तरी विशाल मैदान, उसके बाद तटीय भाग, मरुस्थलीय भाग, उसके बाद द्वीपों तथा कुछ दर्रों के बारे में अध्ययन किया। और आपको पता होगा कि इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट का पीसीएस हो या फिर बीपीएससी में हो या फिर और भी कोई भी वनडे एग्जाम हो, हर एग्जाम में प्रश्न इससे रिलेटेड रहते ही रहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।